नमस्कार दोस्तों, यूनिक एग्जाम्स आईएएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने इस करंट अफेयर्स की सीरीज में कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे, नए टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है, और सवाल भी उस पे हम लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा प्रीलिम्स का एक तरीके से रिवीजन भी साथ साथ होता जाएगा और टॉपिक्स भी तैयार होते जाएंगे। फाइन। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप पहला टॉपिक जो देख रहे हैं, ये मीथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से रिलेटेड है। रिसेंटली क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक इनलैंड वेसल इनॉग्रेट किया है, ठीक, जिसमें जो फ्यूल यूज किया गया वो क्या है, मीथेनॉल ब्लेंडेड विद डीजल का इस्तेमाल किया गया। यहां पे 15% जो है ब्लेंडिंग कराई गई, 15% मीथेनॉल विद डीजल, उसी फ्यूल को यूज किया गया इस पर्टिकुलर वेसल में एज एक तरीके से डेमो रन के तौर पे हम कह सकते हैं। फाइन। और आगे चल के इसको और भी जो व्हीकल्स हैं वहां पे इसको यूज किया जा सकता है, ठीक। इसके कुछ फायदे भी हैं यूज करने के, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो आखिर क्या इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स क्या है ब्लेंडिंग गैसोलीन विद मीथेनॉल। मीथेनॉल, इसके क्या फायदे, इसकी अगर हम बात करें, मीथेनॉल क्या है, लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल है, जिसको कि हम वेरियस सोर्सेस से आसानी से इसको जो है एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे हाई ऐश कोल हो गया, एग्रीकल्चर जो रेसिड्यूज हो गए, पराली हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो थर्मल पावर प्लांट से हो गए, साथ ही साथ नेचुरल गैस, यहां से इसको हम, दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ मीथेनॉल, ठीक है। तो एक तरीके से सिंस ये लो कार्बन एमिशन फ्यूल है, तो एक तरीके से जो हमारा COP21 का जो टारगेट है, इंडिया का जो कमिटमेंट है, उसको पूरा करने में ये पर्टिकुलर फ्यूल हमारा मददगार साबित हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसकी मीथेनॉल की अगर बात करें तो इट हैज एनर्जी कंटेंट वाइज अगर हम देखें तो स्लाइटली लोअर एनर्जी कंटेंट इसमें देखने को मिलता है अगर हम इसको कंपेयर करें पेट्रोल या डीजल से, ठीक है। बट इसके क्या है, फायदे भी बहुत है। और क्या फायदे हैं, मेन जो फायदा है कि ये कम जो है पॉल्यूशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करेगा, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत सारे सेक्टर्स में यूज किया जा सकता है आगे चल के, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें, चाहे वो रेलवेज की बात हो, रेल की बात हो, रोड या फिर मरीन फ्यूल में भी इसको यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर्स में जैसे बॉयलर्स वगैरह हो गए, वहां पे जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ साथ प्रोसेसिंग हीट मॉड्यूल्स, ट्रैक्टर्स या अन्य जो कमर्शियल व्हीकल्स है वहां पे इनको हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो रिटेल कुकिंग की बात करें, ठीक है, तो एलपीजी को ये पार्शियली या काफी हद तक रिप्लेस कर सकता है, इसमें वो क्षमता है। साथ ही साथ केरोसिन और वुड चारकोल को भी ये रिप्लेस करेगा। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं मीथेनॉल का यूज करने का, ठीक। तो इसी वजह से नीति आयोग ने मीथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम चलाया था, ये इनिशिएट किया था। इसका मेन एम क्या है कि हमारा जो एनर्जी इंपोर्ट बिल है इंडिया का, उसको कम करना है, उसको रिड्यूस करना है। उसके साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हैं उनको कम करना है और कन्वर्ट कोल रिजर्व्स एंड म्युनिसिपल सॉलिड जो वेस्ट है उसको हम कन्वर्ट कर सके किसमें, मीथेनॉल में, और इसको फिर बाद में वेरियस जो सेक्टर्स है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सके। ये एक क्या होगा, काफी अच्छा स्ट्रैटेजी होगा, इफेक्टिव, उसी के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। फाइन। तो मीथेनॉल का अगर बात करें तो ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव हो सकता है हमारे लिए, ठीक है, एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है और ये काफी इकोनॉमिकल और सस्ता होगा अगर हम अन्य जो फ्यूल्स है उनसे कंपेयर करें। उसके साथ साथ अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें, शोर साइड स्टोरेज और जो बंकरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे स्टोर किया जाता है ऑयल्स को, वो काफी कम लागत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। फाइन। तो ये भी क्या है, एक इसका फायदे वाली चीज है, ठीक। और मीथेनॉल को हम वुड अल्कोहल भी बोलते हैं बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज है ज्यादातर सिमिलर टू अल्कोहल देखने को मिलती है और बहुत जगहों पे इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेंट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स में भी मीथेनॉल का यूज किया जाता है। फाइन। तो रिसेंटली जो है अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में इंडिया एनर्जी वीक मनाया जाएगा। फाइन। और ये जो
2023 का इंडिया एनर्जी वीक है। इट इज ये पहला मेजर इवेंट होगा हमारा G20 प्रेसिडेंसी के तहत, ठीक, जिसमें कि जो प्राइम मिनिस्टर का प्लेज था COP26 पे, जिसमें इंडिया का जो एमिशन है, जीरो एमिशन, हमें नेट जीरो एमिशन कब तक अचीव करना है, 2017 तक, तो उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के तहत ये इसको कंडक्ट किया जा रहा है, इसकी बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फाइन, तो इंडिया एनर्जी वीक की बात करें तो ये क्या है, इकलौता, इट इज द ओनली एंड ऑल इनकम्पासिंग इंटरनेशनल एनर्जी इवेंट ऐसा कंडक्ट करवाया जा रहा है जो कि इंडिया के द्वारा सपोर्टेड है एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, जहां पे हाई इंडिया की बात करें तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन होगा वहां इसमें शामिल है। फाइन, तो इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलेंगी, जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है इंडिया की, ठीक, एंड इट विल बी सपोर्टेड बाय किसके द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के द्वारा जो है सपोर्ट मिलेगा इस इनिशिएटिव को। ठीक है, तो आइए सवाल देखते हैं, आप किसी भी मीडियम में देख सकते हैं अपने हिसाब से और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, तो स्टेटमेंट क्या है, विद रेफरेंस टू एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला हमारा क्या स्टेटमेंट कहता है, मिथेनॉल हैज स्लाइटली हायर एनर्जी कंटेंट देन पेट्रोल एंड डीजल। इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने बात किया कि मिथेनॉल का जो अगर एनर्जी कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्लाइटली लोअर एनर्जी जो है देखने को हमें मिलता है। फाइन, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है, इंडिया एनर्जी वीक इज द ओनली एंड ऑल इनकम्पासिंग इंटरनेशनल एनर्जी इवेंट सपोर्टेड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक, इसके बारे में हमने जस्ट बात किया और ये हमारा बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। फाइन, तो यहां से चूंकि हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज ओनली 2। ठीक, केवल 2 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, ये अंडमान एंड निकोबार से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। ठीक, रिसेंटली जो है कुछ समय पहले एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा अंडमान एंड निकोबार में एक काफी बड़े प्रोजेक्ट्स जो है यहां पे इंप्लीमेंट करने की बात हो रही थी, उसी के कॉन्टेक्स्ट में इस टॉपिक को हम देखेंगे। तो रिसेंटली इस मेगा प्रोजेक्ट की बात करें जिसकी हमने बात की, लगभग 72,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ऑन दिस आइलैंड। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अंडमान एंड निकोबार नीड टू बी अल्ट्रा सेंसिटिव, मतलब यहां पे जो है काफी सेंसिटिव होने की जरूरत है। क्यों? बिकॉज ऑफ इसके जो इंपैक्ट्स होंगे, इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जोशीमठ जैसा जो सिचुएशन है जहां पे हमें लैंड सब्सिडेंस देखने को मिला रिसेंटली, जो काफी ज्यादा न्यूज में था, तो मे बी फ्यूचर में चल के अंडमान में वैसा कुछ सिचुएशन देखने को मिल सकता है, दैट इज जोशीमठ ऑन सी, इसी वजह से ये लिखा गया है। फाइन, तो आइए देखते हैं रिसेंटली क्या हुआ कि अ ग्रुप ऑफ नियरली जो 100 सिविल सर्वेंट्स हैं, उन्होंने, जो प्रेसिडेंट है हमारी, उनको एक लेटर लिखा अगेंस्ट दिस डेवलपमेंट प्लान, जो अगेंस्ट ये जो मेगा प्रोजेक्ट की बात हो रही है इसके खिलाफ उन्होंने लेटर लिखा कि इस प्रोजेक्ट से बहुत सारी जो है कंडीशंस या ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं जो वहां के एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखेंगे। तो इसको इन प्रिंसिपल क्लियरेंस एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा मिल चुका था और इसके तहत जो है 130 लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट लैंड है उसको डाइवर्ट किया जाएगा फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि ये कहां पे, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे ये प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएंगे। फाइन, उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स होंगे, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा, एयरपोर्ट की भी बात हो रही है वहां पे, और एक पावर प्लांट, और इसके साथ साथ एक ग्रीन फील्ड टाउनशिप स्टैब्लिश या डेवलप करने की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन इन सिविल सर्वेंट्स के द्वारा और भी जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है उनके द्वारा इसका अपोज किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है उसके अंडर जो है ये प्रोजेक्ट्स
इंप्लीमेंट करवाए जाएंगे। एंड जो आइडिया है इट हैज किसके द्वारा कंसीव किया गया है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जो है कंसीव कराया गया है। फाइन। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट जो है जानकारी की बात करें तो ये क्या है, मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड है। अगर इंडिया की बात करें अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में एग्जिस्ट करता है, जैसा कि मैप में यहां देख सकते हैं हम। ठीक, तो जो 10 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार आइलैंड को। ठीक, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। वहीं साथ ही साथ जो है अंडमान आइलैंड्स पे 4 नेग्रीटो ट्राइब्स, नेग्रीटो ओरिजिन के 4 ट्राइब्स देखने को मिलते हैं हमें, जिसमें कि ग्रेट अंडमानीज हो गए, ओंगे का नाम सुना होगा आपने, जरावाज, सेंटिनलीज। ये क्वेश्चंस जो है इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट की बात हो या यूपीएससी की भी बात हो। फाइन। तो वहीं यहां पे 2 मोंगोलॉइड ट्राइब्स भी देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, निकोबार आइलैंड्स पे कौन कौन, शॉम्पेन और निकोबारीज, ये 2 मोंगोलॉइड रेस के ट्राइब्स हैं। फाइन। तो अंडमान आइलैंड्स की बात करें तो ये 3 मेन आइलैंड्स में डिवाइडेड है, विभाजित है। ठीक, नॉर्थ, मिडिल और साउथ आइलैंड या अंडमान। ठीक, और लिटिल अंडमान जो है हमारा और साउथ अंडमान है। ठीक, आप देख सकते हैं यहां पे लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान जो है इसको कौन सेपरेट करता है, डंकन पास सेपरेट करता है, इन दोनों को विभाजित करता है। फाइन, इसके बारे में बात कर चुके। ठीक है, तो अगर हम निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो ग्रेट निकोबार जो है सबसे क्या है, बड़ा आइलैंड हो जाता है निकोबार का। ठीक ठीक, ये ग्रेट निकोबार पड़ता है हमारा, और यहां से उसके आगे शुरू होता है इंडोनेशिया, सुमात्रा। ठीक है, आइलैंड आ जाता है हमारा। फाइन। तो अगर हम बात करें तो इट इज द सदर्न आइलैंड, जो ग्रेट निकोबार है सदर्न आइलैंड सबसे हमारा पड़ जाता है, एंड वेरी क्लोज टू, जैसा कि हमने बताया, सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया जो है उसके काफी नजदीक है। ठीक है, और कार निकोबार जो है सबसे नॉर्दर्न आइलैंड है निकोबार आइलैंड की अगर हम बात करें। फाइन। और जो अंडमान एंड निकोबार का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो साउथ अंडमान आइलैंड में पड़ता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। फाइन। तो ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थे। आइए सवाल देखते हैं हम। विद रेफरेंस टू द इंडियन ज्योग्राफी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या कह रहा है, द निकोबार आइलैंड्स आर होम टू द मोंगोलॉइड ट्राइब्स नेमली शॉम्पेन एंड निकोबारीज। ये 2 मोंगोलॉइड रेस के ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। फाइन। दूसरा स्टेटमेंट है कि द 11 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है, अलग करता है किसको, अंडमान और निकोबार को इन द बे ऑफ बंगाल। ये इनकरेक्ट हो जाता है हमारा, क्यों, क्योंकि 11 डिग्री नहीं बल्कि 10 डिग्री जो चैनल है वो सेपरेट करता है इन दोनों को। फाइन। तो यहां से जो आंसर हो जाएगा हमारा ए ओनली, चूंकि करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो केवल एक हमारा उत्तर हो जाता है। आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। रिसेंटली जैसा कि आपने देखा, सभी ने देखा कि जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो दिए गए लोगों को, बहुत सारे लोगों को दिए गए। ठीक, तो उन्हीं में से एक थे सीवी राजू, जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। किस लिए नवाजा गया, ये आर्ट कैटेगरी में दिया गया है फॉर एटी कोपका, जो टॉय क्राफ्ट है उसके लिए। ठीक, इन्होंने क्योंकि काफी समय अपना इस टॉय को बनाने में दिया है, इसी वजह से एज अ रिकॉग्निशन या ऑनर के तौर पे सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। तो ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट हो जाता है कि एक तरीके से इस अवार्ड को सरकार द्वारा एक तरीके से इसके प्रमोशन में हेल्प मिलेगी, और एक तरीके से जो हमारा आर्ट है, आर्ट एंड कल्चर का एक हिस्सा है, जो कि 400 साल पहले से ये बनाना जा रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं एक पुश मिलेगा। ठीक, तो एटीकोपका वुडन टॉय आर्ट की अगर हम बात करें तो दीज आर टॉयज मेड विद लैकर कलर का इसमें इस्तेमाल होता है। ये क्या, एक हार्ड या यहां पे लैकर कोटिंग का भी इस्तेमाल होता है, जो कि एक हार्ड, काफी ग्लॉसी या शाइनी जो है ऑब्जेक्ट होता है, थिंग होता है, जो कि लकड़ी पे इसकी कोटिंग की जाती है, और कोटिंग करने के बाद काफी चमकदार देखने को मिलता है। जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, बहुत ज्यादा शाइनी और ग्लॉसी
फिनिश देखने को मिलता है, एंड प्रोडक्ट जो हमारा होता है। ठीक है, तो इसको हम ट्रेडिशनली एटीकोप्पका बोमालू भी कहते हैं, और ये आंध्र प्रदेश में ये आर्ट बिलोंग करता है, वहां के एटीकोप्पका विलेज, वहां से ये जो है बिलोंग करता है। फाइन, और काफी ज्यादा वहां पे ये फेमस है, और ये लकड़ी का बनाया जाता है, दैट इज इट इज मेड ऑफ वुड, और जो वुड इस्तेमाल होता है वो सॉफ्ट वुड का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और चूंकि ये लैकर का यूज होता है यहाँ पे, इसी वजह से इसको लैकर टॉयज भी बोलते हैं। फाइन, ठीक, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लैकर कोटिंग, जैसा कि हमने बताया। ठीक है, इस कोटिंग को तैयार किया जाता है, ठीक, लैकर या लैक से तैयार किया जाता है। लैक क्या है? जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो रेजिन लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रिलीज करते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में। ठीक, और इसमें बहुत सारे जो नेचुरल डाई का, कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि डिराइव किया जाता है फ्रॉम सीड्स हो गए, लैकर हो गया, बार्क हो गया, रूट या लीव्स, हर मतलब पार्ट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और जो वुड होता है जैसा कि मैंने बताया ये सॉफ्ट वुड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको टर्न्ड वुड लैकर क्राफ्ट के नाम से भी, बहुत सारे इसको अन्य नाम से भी बोलते हैं। और जो ट्री है, जिस ट्री से ये वुड लिया जाता है उसको सॉरी, उसको अंकुदी कर्रा के नाम से जानते हैं, या राइटिया टिंटोरिया, ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। फाइन, तो ये जो टॉयज हैं ये अलग अलग शेप्स या फॉर्म्स में इसको बनाया जाता है। फाइन, तो लैक डाई का भी इस्तेमाल यहां पे किया जाता है, यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग करने के लिए। ठीक है, और ये जो डाई है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है इंडिया के द्वारा। फाइन, और इस क्राफ्ट की बात करें तो इसको जो है जीआई टैग भी, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल चुका है। किस स्टेट को? इसकी बात करें तो आंध्र प्रदेश को। अंडर किस कैटेगरी में? तो हैंडीक्राफ्ट के कैटेगरी में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। फाइन, तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। सवाल देखते हैं, सवाल हमारा क्या कहता है कि एटीकोप्पका वुडन जो टॉय क्राफ्ट है रिसेंटली इन द न्यूज इज अ नेटिव आर्ट फॉर्म ऑफ सॉरी विच ऑफ द गिवन बिलो। तो जैसा कि हमने देखा ये कहां से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश। ठीक, सॉरी, आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक, जैसा कि आपने देखा हाइडेनबर्ग रिसर्च काफी ज्यादा इस समय क्या है, न्यूज में है, बिकॉज ऑफ गौतम अडानी, जिसके द्वारा इस पर्टिकुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कहा गया कि जो गौतम अडानी हैं वो अपने फायदे के लिए जो शेयर्स को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक, अपने हिसाब से स्पेक्यूलेशन करते हैं। फाइन, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में और चर्चे में है। तो बट कुछ लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर हाइडेनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट है इट इज अ शॉर्ट सेलर, इसको शॉर्ट सेलर बताया जा रहा है। ठीक, तो आइए इसके बारे में जाने कि आखिर शॉर्ट सेलर क्या होता है। ठीक है, ये हमारे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है ये जो टॉपिक है, तो आइए देखते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है? शॉर्ट सेलिंग एक तरीका क्या है, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें कि स्पेक्यूलेट किया जाता है कि जो एक तरीके से जो शेयर का प्राइस है वो कब डिक्लाइन करता है, इसको ध्यान में रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है शेयर्स को खरीदा जाता है। फाइन, दैट इज द स्ट्रैटेजी इज टू स्पेक्यूलेट ऑन द डिक्लाइन इन स्टॉक और अदर सिक्योरिटी प्राइस। ठीक है, यहां पे प्राइस डिक्लाइन करने का वेट किया जाता है और फिर जो है जो एक तरीके से ट्रेडर है या शॉर्ट सेलर है वो इसको बाई करता है। ठीक, और यहां पे क्या होता है कि शॉर्ट सेलिंग तब अकर होता है, कह सकते हैं हम, जब इन्वेस्टर होता है एक तरीके से वो सिक्योरिटी को बोरो करता है किसी भी जो है ब्रोकर या डीलर से। ठीक, जबकि यहां पे मतलब क्या है, यहां ओन नहीं करता, ही बोरोज अ सिक्योरिटी। ठीक है, बाद में इसको इस पर्टिकुलर बोरोड सिक्योरिटी को ये मार्केट में बेच देता है या सेल कर देता है। ठीक, और इसके जो एम है या ऑब्जेक्टिव है क्या है कि बाद में इसको वापस से खरीद लेगा इस पर्टिकुलर शेयर को। कब खरीदेगा? जब उसका दाम आगे चल के कम होगा तब उसको ये खरीद लेगा। ठीक है, और इस तरीके से जो है फायदा या प्रॉफिट
जनरेट करता है। फाइन। तो शॉर्ट सेलर एक तरीके से किस पे ये बेट करते हैं, बेट एंड प्रॉफिट फ्रॉम अ ड्रॉप इन सिक्योरिटी प्राइस, सिक्योरिटी प्राइस के ड्रॉप होने का वेट करते हैं और फिर इसको खरीदते हैं। ठीक है, जबकि नॉर्मली अगर हम ट्रेडिशनल जो तरीका होता है उसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं शेयर्स बेचने से पहले एक तरीके से कब इसका प्राइस जो है हाई हो, ठीक है, तब उसको हम एक तरीके से बेचते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। तो एक तरीका क्या है, एडवांस स्ट्रैटेजी, जिसमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, नहीं तो इसमें काफी केसेस में बहुत ज्यादा हाई रिस्क या रिवॉर्ड रेशियो के कारण जो है इसमें लॉस भी देखने को मिल सकता है। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, यहां पे मान लीजिए ये ब्रोकर है या डीलर है, इससे जो है किसी ने शेयर्स को क्या किया, बोरो किया, शॉर्ट सेलर ने बोरो किया और आगे चल के उसने इसको, इस बोरोड शेयर को मार्केट में बेच दिया। ठीक है, अब मार्केट में बेच दिया तो मान लीजिए यहां पे इसने कुछ दाम में बेचा। ठीक है, तो अब आगे चल के क्या होता है, ये वेट करता है कि अब इसका वापस से इसका जो दाम है वो कब कम हो। ठीक है, इसको कम एक तरीके से होने का वेट करता है और वापस इसको खरीद लेता है या बाई बैक कर लेता है और जो इसने ब्रोकर से लिया हुआ था उधार वो उसको जो है वापस चुका देता है। फाइन, और इसी प्रोसेस में इसको फायदा होता है, प्रॉफिट कमाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान देता है कि इसने पहले मान लीजिए $500 पे इसने बेचा, तो बाद में जो खरीदने वाला जो प्राइस होगा वो कम होना चाहिए, तभी तो इसको प्रॉफिट होगा। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं यहां पे मान लीजिए 500 में इसने शेयर्स बेचे, बाद में ये जो खरीद रहा है तो एक तरीके से यहां पे $400 में शेयर्स खरीद रहा है। ठीक है, तो इसी चीज का ये वेट करता है कि कब कम हो दाम और वो उसको खरीद ले। फाइन, तो आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू शॉर्ट सेलिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या है कि शॉर्ट सेलिंग क्या है, इट इज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी विल फॉल, आगे चल के सिक्योरिटी का दाम गिरेगा। ठीक है, इसी बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि ये ट्रेडर यूजुअली डज नॉट ओन द सिक्योरिटीज, ही सेल्स, ठीक है, बट मेयरली बोरोज देम। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने बताया कि यहां पे जो शॉर्ट सेलर होता है वो बोरो करता है किसी भी डीलर से, ठीक है, या ब्रोकर से, वो सिक्योरिटी को बोरो करता है, आगे जाके उसको मार्केट में वो बेच देता है। फाइन, और बाद में वापस खरीद के जो है लौटा देता है और प्रॉफिट कमाता है। तो यहां से हमारा दोनों स्टेटमेंट, चूंकि यहां पे करेक्ट पूछा जा रहा है, तो दोनों ही हमारा 1 और 2 सही जवाब है। ठीक, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन, आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा ओलिव रिडली टर्टल से जुड़ा हुआ है। रिसेंटली मास मोर्टेलिटी देखने को मिली, काफी ज्यादा जो ओलिव रिडली टर्टल्स हैं, एक तरीके से ये ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, तो इस केस में काफी ज्यादा इनकी जो है डेथ देखने को हुई। इसका रीजन जो है, बहुत सारे रीजन्स बताए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, जैसे जो एफ्लुएंट्स है या डिस्चार्ज है फ्रॉम ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज या फैसिलिटीज जो है, वहां से पाइपलाइन से जो भी ऑयल एक तरीके से रिवर में आ रही है उसकी वजह से, साथ ही साथ एक्वा पॉन्ड्स जो हैं, ठीक, तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वाटर जो है, वाटर पोल्यूट हो रहा है और उनकी वजह से जो है मास मोर्टेलिटी या मास नंबर में ओलिव रिडली टर्टल्स की डेथ देखने को मिल रही है। ये कहां पे मिली, किस रीजन में, तो गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश में यहां पे देखने को मिला ये सिचुएशन। ठीक है, जो कि अगर हम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है। फाइन, तो एफ्लुएंट्स, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो रीजंस इसके हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर डेथ। ठीक है, तो ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हम फैक्ट्स देख लेते हैं, चीजें देख लेते हैं। तो साइंटिफिक इसका नाम क्या है, लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये जो है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल्स है, इसको बोला जाता है। फाइन, तो आइए, और इसका जो कलर है ऑलिव कलर, जैसा कि हम देख सकते हैं, जो इसका कैरपाइस है, ठीक है, इसी ऑलिव कलर के ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है।
ऑलिव रिडली टर्टल्स, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट जो फेमस मास नेस्टिंग है जिसको अरीबाड़ा बोला जाता है उसके लिए जाना जाता है, जहां पे काफी नंबर्स में, थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ नंबर्स में ये आके एक साथ जो है ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं, ज्यादातर पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशंस में, ठीक। और इंडिया की अगर बात करें, ये कहां पे, ईस्टर्न कोस्ट जो है, ईस्टर्न कोस्ट के अराउंड जो भितरकनिका नेशनल पार्क है और गहिरमाथा मरीन सेंचुरी है उड़ीसा में, वहां पे पाया जाता है। और उसके साथ साथ गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, वहां पे भी इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और इसी गोदावरी रीजन में ही जो मास डेथ देखने को मिला है वो यहीं पे मिला है, फाइन। तो इसके अगर हम प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर बात करें तो IUCN का जो रेड लिस्ट है वहां पे ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, फाइन। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में लाई करता है, मतलब इनको जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ कंजर्वेशन प्रोवाइडेड है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ, ठीक है। और वही हम साइट्स की बात करें तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये लाई करते हैं। तो इस तरीके देख सकते हैं हम कि इसको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, फाइन। तो आइए सवाल देखते हैं हम। सवाल क्या कहता है, विद रेफरेंस टू ऑलिव रिडली टर्टल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है कि दे आर द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे, एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड, ठीक। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, फाइन। दूसरा क्या कहता है कि दे आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड बाय IUCN एंड आर पेक्यूलियर फॉर देयर मास नेस्टिंग अरीबाड़ा, जिसको कि बोला जाता है। इस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसका हाफ पार्ट तो करेक्ट है, यहां से यहां तक तो करेक्ट है, बट ये क्या है, IUCN का जो रेड लिस्ट है वहां पे वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, फाइन। तो यहां पे अगर हम देखें, क्योंकि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 1 ओनली, केवल एक हमारा उत्तर हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, फाइन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है आज का यही खत्म होता है। कल हम फिर नए सेट ऑफ क्वेश्चंस, नए टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है, और उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक यू।